हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज चैप्टर नंबर 19 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेज में जो आपका कोई भी बिजनेस होगा तो उसको बिना पैसे के आप शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए बोला है इसने कि सोर्सेज, उसको जो पैसा है आपने कहाँ से इकट्ठा करके लाना है, उसके सोर्सेज क्या है। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एन एंटरप्राइज, मतलब बोल रहा है कि जो फाइनेंस है, वित्त है या पैसा है, कैपिटल है, वो किसी भी बिजनेस के लिए या एंटरप्राइज के लिए एक ब्लड के रूप में, लाइफलाइन के रूप में काम करता है। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद हम लोग ये जो नीचे दिए गए पॉइंट्स हैं इनको हम लोग इनकी हम लोगों को जानकारी मिलेगी। फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। सेकंड है सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। थर्ड है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स, मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये जो शेयर्स वगैरह हैं ये सारे ही सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, मीनिंग, टाइप्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिवेंचर्स, डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर्स एंड शेयर्स, मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट्स, ठीक है। ये सारे ही जो सोर्सेज हैं ये किस चीज के सोर्सेज हैं, फाइनेंस के। टाइप्स ऑफ स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक डेट्स, डिपॉजिट्स, कमर्शियल बैंक्स एंड देयर फंक्शंस, ट्रेड क्रेडिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, आईसीडीज, मीनिंग ऑफ यूरो इशू, मीनिंग ऑफ ग्लोबल जीडीआरस, एडवांटेजेस ऑफ जीडीआरस, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, मीनिंग ऑफ अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, एडीआर जिसमें बोलते हैं, एडवांटेजेस ऑफ एडीआरस, मीनिंग ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, आईडीआरस और एडवांटेजेस ऑफ आईडीआरस, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है, सारी आइटम जो है हम लोगों ने इस जो चैप्टर है हम लोगों ने इसमें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का कंसेप्ट क्या है, धारणा क्या है। तो टू रन अ बिजनेस एंटरप्राइज स्मूथली, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को स्मूथली पीसफुली चलाने के लिए फाइनेंस इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। फाइनेंस जो है बहुत महत्व रखता है। In the absence of adequate finance, neither a business can be conducted in an efficient manner, nor it is possible to expand it. बोल रहे हैं कि जो आपका फाइनेंस अगर आपको प्रॉपर नहीं अरेंज करेंगे आप, तो आपका जो बिजनेस है वो एफिशिएंट मैनर में नहीं चलेगा और उसके साथ ही इट इज नॉट पॉसिबल, इसको एक्सपेंड करना भी पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस, नेचर उसकी नेचर क्या है। The following facts will clarify the nature of business finance. Necessary for all types of businesses. जो फाइनेंस है ये सारे ही बिजनेसेस के लिए बहुत जरूरी है। बिजनेसेस जनरली इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का बिजनेस होता है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग जहाँ की प्रोडक्शन होती है, आपकी जो प्रोडक्शन होते हैं वो प्रोडक्शन जो होती है, और सेकंड है आपका ट्रेडिंग, उसको ट्रांजैक्ट कैसे करना है, ट्रांजैक्ट कैसे करना है, ट्रेडिंग व्यापार कैसे करना है। फाइनेंस इज नेसेसरी फॉर बोथ टाइप ऑफ बिजनेसेस। फाइनेंस जो है वो दोनों तरह के बिजनेस के लिए जरूरी है। सिमिलरली फाइनेंस इज नीडेड फॉर बोथ लार्ज एंड स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस। बोल रहे हैं कि जो फाइनेंस है वो दोनों ही तरह के बिजनेस के लिए, चाहे बिजनेस में स्मॉल साइज का हो या लार्ज साइज का हो, छोटे पैमाने पे हो या बड़े पैमाने पे, बिजनेस के लिए फाइनेंस जो बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस फाइनेंस है ये बिजनेस के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्वांटिटी ऑफ फाइनेंस डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के साइज के ऊपर ये डिपेंड करता है। इन अदर वर्ड्स, मोर फाइनेंस इज नीडेड विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ बिजनेस एंड वाइस वर्सा। बोले कि जो बहुत सारा पैसा कहाँ पे चाहिए होता है, जहाँ पे बिजनेस बहुत बड़े लार्ज साइज में आप करने जा रहे हैं अगर, तो आपको बहुत लार्ज जो उसमें है पैसा भी उतना ही चाहिए, और अगर आप स्मॉल स्केल पे बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपका जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो भी थोड़ी कम हो सकती हैं। थर्ड है इसका इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल। बिजनेस में जो है सारी ही तरह के कैपिटल्स को जो है वो इंक्लूड किया गया है। बोथ ओनर्स कैपिटल एंड डेट्स कैपिटल आर इंक्लूडेड इन बिजनेस फाइनेंस। इसमें डेट का कैपिटल, ओनर्स कैपिटल एंड डेट कैपिटल्स, दोनों तरह के कैपिटल्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग नेचर। ये क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग, उतार चढ़ाव।
ठीक है। द मेन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द नीड ऑफ फाइनेंस इज इन द बिजनेस आर द लेवल ऑफ बिजनेस, इन्फ्लेशन, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, सेल्स एंड परचेज और कैश और क्रेडिट एक्सेट्रा। बोले कि द मेन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द नीड ऑफ फाइनेंस, जो मेन फैक्टर है जो फाइनेंस को फ्लक्चुएट करते हैं, वो क्या क्या चीजें होते हैं? लेवल ऑफ बिजनेस, इन्फ्लेशन, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। ऑब्वियसली अगर डिमांड में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट हो रही है तो बिजनेस को उसी तरह से या एक्सपैंड करना पड़ेगा या उसको बाइंड अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से जो है वो फ्लक्चुएटिंग होती है, फ्लक्चुएशंस होती हैं बिजनेस के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स में। ऐसे ही सेल एंड परचेज, सेल कितनी हो रही है, परचेज कितनी हो रही है, क्रेडिट बेस पे हो रही है, कैश बेस पे हो रही है, सारा ही कुछ जो है ये फ्लक्चुएटिंग नेचर में होता है। और देयर इज एन इमीडिएट चेंज इन द नीड ऑफ फाइनेंस। वहां पे क्या होता है, इस तरह से क्या होता है कि आपके फाइनेंस जो होता है बिजनेस का फाइनेंस इमीडिएट एकदम से कई बार कहते हैं पैसा चाहिए होता है बिजनेस के ऊपर लगाने के लिए। विद चेंज इन दिस फैक्टर्स, इन फैक्टर्स के परिवर्तन के साथ साथ, एंड दीज फैक्टर्स कीप ऑन चेंजिंग। और ये जो फैक्टर्स होते हैं जैसे डिमांड हो गया, सप्लाई हो गई, परचेज, सेल, कैश, क्रेडिट, ये फ्लक्चुएटिंग नेचर, चेंजिंग, ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिटरमाइंस द साइज ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस के साइज को भी डिटरमाइन करता है। द साइज ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। बिजनेस का जो साइज है वो किसकी चीज के ऊपर डिपेंड करता है? फाइनेंस के ऊपर। द मोर द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी द लार्जर द साइज ऑफ द बिजनेस। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप जो है बिजनेस वो ज्यादा लार्ज स्केल के ऊपर कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाइडर टर्म, बहुत मतलब वर्ल्ड वाइड बहुत फैली टर्म। बिजनेस फाइनेंस इज अ वाइडर टर्म, एक बहुत फैली टर्म है। इट इंक्लूड्स द एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंस required the arrangement of this finance and its proper utilization। मतलब कि it includes, ये क्या क्या इंक्लूड करता है? एस्टिमेट द फाइनेंस रिक्वायर्ड, जो आपको फाइनेंस जो है वित्त जो है वो कितना चाहिए है। द अरेंजमेंट ऑफ दिस फाइनेंस, इस फाइनेंस का आपने अरेंजमेंट कैसे करना है, एंड इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन, इसकी प्रॉपर जो है क्या आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, उसको उपयोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थे इसके सारे ही नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, मतलब कि इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस फाइनेंस की। तो नंबर 1 है नेसेसरी फॉर एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस। नेचुरली है, अगर कोई भी बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हैं तो आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो नेसेसरी फॉर एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस, द फाइनेंस इज नीडेड फॉर परचेजिंग लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड फॉर इनिशियल एक्सपेंडिचर। इनिशियल मतलब कि शुरुआती एक्सपेंडिचर्स के लिए, बिल्डिंग के लिए, मशीनरी के लिए, फर्नीचर के लिए, ठीक है, लैंड के लिए। इन सारी चीजों को खरीदने, अगर आप लोगों ने खरीदनी है ये, तो उस चीज के लिए पैसा ही लगेगा। पैसे के बिना कुछ भी नहीं आप खरीद पाएंगे। इट इज जस्ट लाइक अ ड्रीम टू थिंक ऑफ एस्टेब्लिशिंग बिजनेस विदाउट सफिशिएंट फाइनेंस। तो ये वही बात बोल रहे हैं कि ये एक सपने की तरह होगा कि अगर आप बिजनेस को जो है बिना सफिशिएंट एक प्रॉपर फाइनेंस के बिना अगर आप शुरू करना चाहें तो एक आपके लिए ये सपने की तरह है। नेक्स्ट नेसेसरी फॉर रनिंग द बिजनेस, जो बिजनेस है उसको चलाने के लिए ये बहुत जरूरी चीज है, क्या? बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। वंस द बिजनेस इज एस्टेब्लिश, अगर एक बार आपने बिजनेस शुरू कर दिया है, फाइनेंस इज नीडेड फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल। फाइनेंस किस चीज के लिए जरूरी है? परचेजिंग रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए, पेइंग कैरेज, उसको ट्रांसपोर्ट की उसकी मतलब किराया टैग देने के लिए, वेजेस एंड सैलरीज एक्सेट्रा, जो आपके वेजेस मजदूरी भी देनी पड़ेगी वर्कर्स को, और सैलरी जो आपका स्टाफ होगा उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी। सो ओनली एम्पल फाइनेंस कैन रन द बिजनेस सक्सेसफुली, मतलब कि बोले कि जो एक सफिशिएंट फाइनेंस जो है वही आपके बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकता है। नेक्स्ट नेसेसरी फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, मतलब कि बिजनेस को अगर आप आधुनिकीकरण के उसमें करना चाहते हैं, मॉडर्न तरीके से करना चाहते हैं या एक्सपेंड करना चाहते हैं उस बिजनेस को, तब भी आपको बिजनेस फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। मॉडर्नाइजेशन मीन्स इंस्टॉलिंग न्यू एंड मॉडर्न मशीनरीज इन प्लेस ऑफ द ओल्ड वन। मॉडर्नाइजेशन से क्या मतलब, आधुनिकीकरण से क्या मतलब है? अगर आपने किसी तरह पुरानी कोई मशीनरी लगाई है तो आप नई मशीनरी को उससे आप रिप्लेस कर सकते हैं, और रिप्लेस करने के लिए क्या होगा, आपको फिर से पैसे की या फाइनेंस की या वित्त की जरूरत पड़ सकती है।
एंड फाइनेंस इज नीडेड फॉर दिस, इस चीज के लिए फाइनेंस ही बहुत जरूरी है। सिमिलरली फाइनेंस इज आल्सो नीडेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। अगर आपका बिजनेस छोटे स्केल पे है तो आपको बड़े स्केल पे लाने के लिए, उस बिजनेस लार्ज स्केल पे लाने के लिए बिजनेस को आपको फिर से फाइनेंस की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट, नेसेसरी फॉर अवेलिंग द बिजनेस, मतलब कि बिजनेस को जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए, हासिल करने के लिए भी आपको फाइनेंस की जो है जरूरत पड़ सकती है। अपॉर्चुनिटीज टू अर्न प्रॉफिट कम मेनी अ टाइम इन द बिजनेस, मतलब बोल रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटी होती है प्रॉफिट को कमाने के लिए, जो आपको अपॉर्चुनिटी मौके, ठीक है, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी जो मिलती है वो बिजनेस में मिलते रहते हैं। दीज अपॉर्चुनिटीज कैन बी अवेल्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ सफिशिएंट फाइनेंस। तो इन अपॉर्चुनिटीज को आप कब हासिल कर सकते हैं? विद प्रॉपर फाइनेंस या सफिशिएंट फाइनेंस। फॉर एग्जाम्पल, टू गेट कंसेशन ऑन द परचेज ऑफ गुड्स इज बल्क, मतलब कि बोल रहे हैं कि अगर आपने बल्क में बहुत सारी मात्रा में अगर आपने गुड्स खरीदनी है तो आपको उसमें से कंसेशन जो है वो आपको मिल सकता है। इस तरह से इसके जो थे ये नेसेसरी या इसकी जरूरत क्या थी वो आपको बताई जा रही है। नेक्स्ट है नेसेसरी फॉर फेसिंग रिसेशन। A business can survive during the period of recession only having finance is plenty। ठीक है, अगर आपके पास फाइनेंस एक प्लेंटी मतलब बहुत सारी मात्रा में है तभी आप बिजनेस को जो है वो रिसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग गुडविल। आपकी जो एक गुडविल है उसको बढ़ाने के लिए भी फाइनेंस की जो जरूरत पड़ सकती है। द गुडविल ऑफ बिजनेस कैन बी इनहांस थ्रू प्रॉम्प्ट पेमेंट। बिजनेस एंजॉयिंग गुड रेपुटेशन कैन गेट लोन इजिली। अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो आप लोन है, ऋण जो है बैंक से वो आसानी से ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। इसकी जरूरतें क्या क्या है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स में? एवरी बिजनेस रिक्वायर्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइनेंस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। जो बिजनेस है वो हर एक बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है काइंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइनेंस विच इज ऑब्टेन, जो कि कहां से मिलता है हमारे को? अलग अलग सोर्सेज से मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के बेस के ऊपर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 तरह से जो बिजनेस की आपकी रिक्वायरमेंट्स है उनको बांटा गया है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स, आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स होती हैं, मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स होती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स होती हैं। देयर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इज एज फॉलोज, मतलब कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, मीडियम टर्म जो आपकी रिक्वायरमेंट्स और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो किस तरह से होती हैं? तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स जो होती हैं व्हेन फाइनेंस इज नीडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years एंड अबव इट। अगर आपको 10 सालों से या 10 साल के लिए या 10 सालों से ज्यादा अगर फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या कहलाएगा? आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड। ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड फाइनेंस इज यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी एक्सेट्रा। तो लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस जो है वो आपका किस चीज के लिए यूज करेंगे आप? परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी एक्सेट्रा, मतलब फिक्स जो चीजें होती हैं आपकी उनके लिए। नेक्स्ट है मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स। जो आपकी मीडियम टर्म जो होती है उसके लिए कैसे जरूरत होती है आपकी? When finance is needed for a period ranging from 1 year to 10 year। अगर आपको फाइनेंस 1 साल से 10 सालों के बीच में चाहिए है तो आपकी वो कौन सी फाइनेंशियल नीड कहलाएगी? मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड। This kind of finance is used for replacement of machines, research and development, large scale publicity etc। तो इस तरह की मीडियम टर्म फाइनेंस नीड कब पड़ती है आपको? जरूरत कब पड़ती है? जब आपने रिप्लेसमेंट मशीनरी की आपने कोई रिप्लेसमेंट करवानी है, कोई रिसर्च का या डेवलपमेंट का कोई काम करना है, या फिर लार्ज स्केल की पब्लिसिटी आपकी एडवर्टाइजमेंट या पब्लिसिटी करनी है बिजनेस की, तो आपको मीडियम टर्म जो फाइनेंशियल नीड्स की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स में क्या आएगा? व्हेन फाइनेंस इज नीडेड फॉर लेस देन 1 year। अगर फाइनेंस आपको 1 साल से कम समय के लिए जरूरत है उस फाइनेंस की पैसे की, इट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड। इसको क्या बोलेंगे हम? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड। और इट इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इस जो है ये
किस चीज के लिए यूज किया जाएगा? रॉ मटेरियल के परचेज के लिए, कच्चा माल के को खरीदने के लिए, पेमेंट ऑफ रेंट, अगर आपने बिल्डिंग का कोई रेंट देना है उसके लिए, वेजेस मजदूरी देनी है, या टैक्स आपने पे करना है, या ट्रांसपोर्ट चार्जेस एक्सेट्रा। जो भी ये छोटे छोटे खर्चे होते हैं, अगर आप इनके लिए कोई मतलब ले रहे हैं, फाइनेंस का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो आपके वो क्या कहलाएंगे? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड। Next, on the basis of the classification of business needs, it can be said that each business required the following three kinds of finance. मतलब कि business needs को अगर क्लासीफाई किया जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो तीन तरह के बिजनेस फाइनेंस हैं, हम लोगों को जरूरत बिजनेस में पड़ सकती है। तो वो कौन कौन से होंगे? आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, और these financial needs are met from different sources। तो ये जो अलग अलग तरह के फाइनेंशियल नीड्स, वित्तीय जरूरतें हैं, अलग अलग तरह से हम लोग इन सोर्सेज से हम लोग इनको इकट्ठा कर सकते हैं। तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का एक चार्ट के रूप में भी ये शो किया गया है कि सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस आर गिवन इन द फॉलोइंग चार्ट। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस को फर्दर तीन उसमें बांटा गया है, फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर मीडियम टर्म एंड फॉर शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में आपका क्या आएगा? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, पेइंग बैक द प्रॉफिट और रिटेन प्रॉफिट्स, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारी ही चीजें जो हैं आपको किसी भी बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस का अरेंजमेंट करते हैं। नेक्स्ट है फॉर मीडियम टर्म फाइनेंस। मीडियम टर्म फाइनेंस में क्या आएगा आपका? डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स और कमर्शियल बैंक्स। तो ये जो चीजें हैं, ये जो आपके सोर्सेज हैं, ये आपको मीडियम टर्म फाइनेंस का जो बिजनेस में आपको एक अरेंजमेंट करते हैं। और फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस, जो आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है, उसमें आप कमर्शियल बैंक की हेल्प ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल, और सेकंड है आपका ट्रेड क्रेडिट और इंटर कारपोरेट डिपॉजिट आईसीडीज। इसकी सहायता से आप जो है एक साल के लिए, एक साल से कम टाइम के लिए अगर आपको कोई भी बिजनेस फाइनेंस की जरूरत है तो आप जो है इन सोर्सेज के जरिए उसको फाइनेंस को अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी शेयर्स, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है हमारी रिक्वायरमेंट्स, उसको हम कैसे करेंगे? इक्विटी शेयर्स। बिफोर स्टडीइंग इक्विटी शेयर्स एज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मतलब बोल रहा है कि इक्विटी शेयर्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस को अरेंज करता है। इसको स्टडी करने से पहले इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म शेयर। मतलब कि इस इक्विटी शेयर को समझने से पहले हम लोगों को जो शेयर है इस टर्म को समझना ज्यादा जरूरी है। कैपिटल दैट मोबिलाइज्ड बाय इशूइंग शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। मतलब जो कैपिटल आपकी शेयर्स के द्वारा मोबिलाइज की जाती है, अरेंज की जाती है, उसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी ऑब्टेन्ड बाय इशूइंग शेयर इज मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ईच कंपनी। कंपनी की अपने अपने अगले होते हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस। ये तीनों चीजों में ही एक कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसमें बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इशूइंग द शेयर। अगर आप शेयर इशू कर रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम जो आपके अमाउंट है, कितना अमाउंट आपको कंपनी को शुरू करने से पहले आना चाहिए, तो वो सारा ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किसी भी कंपनी में वो शो किया जाता है। इट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल, और इसको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड कैपिटल। द रजिस्टर्ड कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स ऑफ गिवन अमाउंट। जो मतलब रजिस्टर्ड कैपिटल है आपको स्मॉल छोटे छोटे अमाउंट में बांटी गई होती है। ईच स्मॉल यूनिट ऑफ द रजिस्टर्ड कैपिटल इज कॉल्ड अ शेयर। छोटा से छोटा अमाउंट जो होता है जिसको बांटा गया होता है उसको हम बोलते हैं शेयर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹1 लाख, ठीक है, अगर किसी कंपनी की इसकी 1 लाख शो की गई है रजिस्टर्ड कैपिटल, एंड द सेम इज डिवाइडेड इनटू 10,000 इक्वल पार्ट्स, और उसी को 10,000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ऑफ ₹10। मतलब इट मीन्स कि एक शेयर की कीमत कितनी है? ₹10। देन ईच सच 10 रुपी पार्ट इज कॉल्ड अ शेयर। तो वो जो 10 रुपए का एक शेयर है वो भी एक पार्ट ऑफ कैपिटल आपका
कहलाएगा। कैपिटल कलेक्टेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर इज कॉल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर्स को इशू करके जब आप लोग कैपिटल इकट्ठा करोगे तो उसको हम बोलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। इन इट्स एब्सेंस, इसकी एब्सेंस में क्या होता है, नो कंपनी कैन बी मतलब जो भी कंपनी है वो उसको चलाया नहीं जा सकता। Those investors to whom equity share are issued are called equity share holders। जिन लोगों को ये शेयर्स इशू किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये जो होते हैं असली मालिक जो होते हैं, यही कैपिटल जो शेयर कैपिटल होल्डर्स होते हैं, यही असली मालिक जो कंपनी के होते हैं। दे हैव द फुल राइट टू वोट इन द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। इनको कंपनी की कोई भी मीटिंग होती है तो उनको उसमें वोटिंग करने का, अपने विचार रखने का पूरा राइट होता है। दे अपॉइंट द डायरेक्टर्स हु रन द कंपनी। जो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं जो कि कंपनी को रन करते हैं। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इनडायरेक्टली। तो इसके बोलने का मतलब है कि इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो इनडायरेक्टली जो पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट, कंपनी की मैनेजमेंट में। रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट सर्टेन एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड डिविडेंड आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। बोल रहा है कि जो रेट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स का है उसको कोई मतलब फिक्स नहीं किया गया है, और जो इसका डिविडेंड है, ठीक है, जो डिविडेंड है वो उसको मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलने के बाद जो डिविडेंड है जो बच जाता है वो मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इन द इवेंट ऑफ बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बाय चांस बंद हो रही है, बाइंड अप हो रही है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड बैक देयर कैपिटल ओनली आफ्टर पेइंग कैपिटल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, अगर कंपनी अगर बंद भी हो रही है तो उस जो कैपिटल है पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगी, उसके बाद किसको मिलेगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इट कैन देयरफॉर बी सेड दैट द मैक्सिमम रिस्क इज बोर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसका बोलने का मतलब फिर ये है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो मतलब बहुत सारा रिस्क जो लेके वो चलते हैं। Next, advantages of equity shares. Both the investors and company are benefited by the equity shares. Investors को क्या क्या इसके advantages हैं? Main advantage to the investor of investment in equity share are as follows. नंबर 1 है टू पार्टिसिपेट इन मैनेजरियल एक्टिविटीज। इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी शेयर अगर खरीद रहे हैं वो तो उनके लिए पहली एडवांटेजेस क्या है, टू पार्टिसिपेट इन मैनेजरियल एक्टिविटीज, प्रबंधकीय गतिविधियों में वो पार्टिसिपेट भाग ले सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द फुल राइट टू वोट एंड अटेंड द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी की मीटिंग को अटेंड करने का फुल राइट होता है। रिगार्डिंग पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉइंट द डायरेक्टर्स हु रिप्रेजेंट द, एक डायरेक्टर को